हेलो 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 हेलो। तो फिर से आप लोग का स्वागत है इस क्लास में। तो हम लोग आगे पहला दिन पढ़े थे प्रकाश के बारे में, दूसरा दिन पढ़े थे पारदर्शी, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, और तीसरा क्लास में पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में। उसके बाद पढ़े थे समतल दर्पण के गुण, उसके बाद पढ़े थे किरण पुंज। तो आते हैं एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं शुरू से। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। फिर उसके बाद आज पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन, प्रतिबिंब के बारे में, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण के बारे में, दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में, उसमें फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र, उसके बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो आज एक क्लास और कल के क्लास के बाद प्रकाश का परावर्तन चैप्टर ख़त्म होगा। परावर्तन, उसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तन, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो उसका होगा, जैसे प्रकीर्णन हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मानव नेत्र में आता है, फिर वो सब पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान है। अभी तक के क्लास में किसी को दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग को नहीं आ रहा है। ऐसा तो अगर कमेंट में आता है नो, तो उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा, और नहीं आएगा नो मतलब आप लोग समझ चुके हैं। इसलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है जान लिए थे। आपतित किरण, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आप लोग बताइएगा कि ये चौक का जो डब्बा है प्रदीप्त है या अप्रदीप्त। प्रदीप्त पढ़ लिए थे, अप्रदीप्त पढ़ लिए थे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। सबसे पहले बताइए, जिसके आर पार दिखाई दे पारदर्शी, नहीं दे अपारदर्शी, थोड़ा थोड़ा दे पारभासी, थोड़ा थोड़ा देगा तो पारभासी, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या पढ़े थे, समतल दर्पण किसे कहते हैं, ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण। उसके बाद इसी गुण के बारे में चर्चा किए थे। आप लोग को क्वेश्चन भी दिए हैं, आंसर अभी तक आंसर देखते हैं, सबका कमेंट बॉक्स में आया है। उसके बाद यहाँ पर थी छुटकी थी, यहाँ पे उसका बाले गायब हो गया। छुटकी थी यहाँ पे, जलेबी जैसा बाल है। तो हम बताए थे समतल दर्पण में क्या होता है कि जितना दूर पर वस्तु रहेगा उतने दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अगर ये जो है 15 मीटर पर दर्पण से है, तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा, 15 मीटर पे बनेगा। ये तो हम चर्चा किए थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम फिर बताए थे, अगर भी वेग से दौड़ेंगे तो प्रतिबिंब में 2 भी दिखाई देगा। थीटा एंगल से मुड़ेंगे तो इधर 2 थीटा एंगल से दिखाई देगा। अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण के हाइट के आधा हाइट के जो वस्तु है उसके, अगर वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का जो हाइट होगा वस्तु के हाइट का आधा, मतलब h/2 होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम खुद को मान लेते हैं कि हम 5 फुट के हैं, तो दर्पण कितना चाहिए, 2.5 फुट का। इसके बारे में हम बताए थे। और उसके बाद बताते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में काल्पनिक मतलब आभासी या काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये भी बताए थे, क्योंकि हम लोग हमेशा जो सोचते हैं वो सीधा सोचते हैं, कभी अपने लिए गलत नहीं सोचते हैं। इसलिए जो कल्पना करते हैं कि काश हम हेलीकॉप्टर पर बैठे होते, काश हम रेल गाड़ी चलाते होते, तो ये जो सब है कल्पना जो हमेशा हम लोग सीधा करते हैं। ऐसा कोई कल्पना नहीं करता है कि कोई हमको सुबह सुबह 4 लात मारता होगा, ऐसा कोई कल्पना
नहीं करें। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है हमेशा सीधा, कल्पना जो करेंगे हम हमेशा सीधा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा देखे थे हम लोग कि जब दो प्रतिबिंब के बीच में अगर प्रतिबिंब दो ठो है, प्रतिबिंब अगर दो है तो उसके बीच में कोई थीटा एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा उसके हिसाब से कितना प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कल हम एक उदाहरण लिए थे, आज उदाहरण के लिए मान लेते हैं यही। जैसे ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, ये दर्पण को इस तरह हम रखें, एंगल हो गया 90 डिग्री, तो हम थीटा बटे 360/थीटा। अगर सम आता है तो एक घटा देते थे, अब विषम आता है तो सेम छोड़ देते हैं। ठीक, निकालने का वही विधि है। तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, 360 हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया कितना 4, तो एक घटाएंगे तो 90 डिग्री पर कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते थे तो आया था किरण पुंज। क्या आया था? किरण पुंज। किरण पुंज के बारे में हम बताए थे। किरण पुंज के बारे में हम बताए थे कि प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। तो अगर आदमी का समूह जुट गया, सब आदमी जुट गया तो बोलते हैं मेला लगा है, बोल सकते हैं ना, मेला लगा है। तो मेला मतलब हो गया किरण पुंज। आदमी के समूह को मेला कहते हैं, तो किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज के बारे में बताए थे, 3 प्रकार के किरण पुंज बताए थे। अभिसारी, अपसारी और समांतर बताए थे। तो अभिसारी किरण पुंज क्या बताए थे? अभिसारी किरण पुंज जो है, थोड़ा सा फोटो देख ले इसका। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण पुंज, सभी किरण पुंज कहाँ आती है? एक बिंदु पर। मतलब एक बिंदु पर अगर आकर बैठ, मतलब कि कहते हैं सब जगह छिटाया हुआ है, पर किरण छिटाई हुई है चारों बगल, और एक जगह जुट गई तो अभिसारी, जुट गई तो अभिसारी। एक जगह जुटा हुआ है, बिखर गया तो अपसारी। अपसारी का फोटो सिर्फ इसका उल्टा बनता है, जैसे ये बना देते हैं अपसारी। अपसारी बोलेंगे तो फैल गया। और इसका जो होता है समांतर, एक दूसरे के समांतर होता है, जैसे ये लगा दिए, ये हो गया समांतर किरण पुंज। तो सूर्य का जो प्रकाश है बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से प्रकाश, बहुत दूर से आने पर वो जो होता है समांतर आता है, ऐसे करके आता है सब किरण पुंज। एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा समान, ये x है तो ये भी x, अगर और कोई है वो भी x। हर जगह पूरे जहाँ तक ये किरण पुंज जाएगी, जहाँ तक प्रकाश जाएगी, सब उसका दूरी x, और एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, हमेशा अलग अलग समांतर। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे पर कभी प्रतिच्छेदी नहीं करेगी। मतलब आप लोग तो मैथ में पढ़े होंगे प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो एक दूसरे को जो कभी नहीं काटेगी वही है समांतर किरण पुंज। और दोनों हमेशा, ये दो किरण के बीच में हमेशा दूरी हमेशा समान होगा। तो ये पढ़े थे हम लोग किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी, अपसारी, समांतर और ये सब पढ़ चुके थे। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग बताइए, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रदीप्त कहते हैं। वैसा वस्तु जिसके आर बार दिखाई नहीं दे, अपारदर्शी कहते हैं। यदि समतल दर्पण में भी वेग से दौड़ेंगे तो वस्तु, प्रतिबिंब में 2v वेग से। अगर थीटा कोण से घूमेंगे तो 2θ, और अपना पूरा हाइट देखने के लिए h/2, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा। मतलब पार्श्व उल्टा का मतलब होगा, पार्श्व उल्टा का मतलब होता है, लेफ्ट इधर है, कैसे समझा दें हम, ऐसे समझाते हैं। जैसे हम दर्पण के सामने खड़ा हो गए, ये हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि दाहिना हाथ उठाया, बायां उठाएंगे तो दाहिना, दाहिना उठाएंगे तो बायां, पर रियल में जो है वो रियल है,
वास्तव में जो है वो ठीक है, पर दर्पण में जो देखेंगे वो क्या दिखलाएगा, पास से उल्टा। मतलब बायां उठाने के बाद दायां, दायां का मतलब बायां। मतलब आप लोग सामना सामनी है तो हम भी उठाएंगे इधर का, तो आपका लगेगा कि सर दाहिने हाथ उठाए हैं, इधर उठाएंगे तो लगेगा सर बायां हाथ उठाए हैं। तो इसमें सिर्फ पास उल्टा दिखाता है, उल्टा नहीं पास उल्टा। ऐसा नहीं कि आदमी का पैर ऊपर दिखाई देने लगेगा समतल दर्पण में, उल्टा नहीं पास उल्टा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। एक क्वेश्चन है, बता दीजिए थीटा का मान 30 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या, इमेज की संख्या बताइए कितना होगा, फटाक से बताइए। थीटा का मान 30 डिग्री तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी, कितना जाएगा, 360/30, कितना बार हो गया, 12 बार में 12 - 1 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अब प्रकाश के परावर्तन। मिटा देते हैं, नोट्स बनाइएगा, कभी मौका मिला तो नोट्स भी देखेंगे आप लोग का। चलिए अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ेंगे, परावर्तन। किसका परावर्तन होगा, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन। राइटिंग पर नहीं जाना है, राइटिंग बहुत अच्छा है, आप लोग को भी पता है। ऐसे राइटिंग मेरा ठीक ठाक नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं लिखने का। वीडियो ठीक से बन रहा है, देखो तो क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन का अर्थ है लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या है, लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या है, लौटना। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया, खत्म है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, एक छोटा सा फोटो बनाते हैं। ये हो गया सतह, ये आई किरण, ये आई किरण और ये गई किरण। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। ये किरण आई और ये किरण गई, बस इसी को बोलते हैं, ये हो गया चमकीला सतह। ऐसा इधर से कला ही रहेगा, नहीं रहेगा तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, तो इसको लेप लगा रहता है। ठीक है, तो ये आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये परावर्तित। किरण को हम लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। उस पर एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब मतलब 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एक कोण बन गया, यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये हो गया सतह। ये सतह और आपतित किरण के बीच का कोण है, ये सतह और परावर्तित किरण का बीच का कोण है। ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। तो सबसे पहले परावर्तन समझते हैं है क्या, बहुत ही आसान चीज़ है। जब कोई प्रकाश, जब प्रकाश किसी चमकीले सतह पे, किसी चमकीले से टकरा कर लौट जाता है, प्रकाश टकराया और लौटा, लौटने की घटना को क्या बोल दिए, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि किसी चीज़ को फेंकते हैं, टकरा कर लौट गया, उसी को बोलते हैं परावर्तन। जैसे हम लोग सुनते हैं, टकराने के बाद सुनाई देता है, ध्वनि का परावर्तन होता है, फिर हम लोग सुन पाते हैं। ध्वनि के परावर्तन होगा फिर सुन पाते हैं। जहाँ पर परावर्तन नहीं होगा हम वहाँ नहीं सुन पाएंगे। जैसे हम चले गए पूर्व बिहार में, कितना खुला हुआ है,
इतना खुला हुआ है कि किसी को ज़ोर से पुकारने के लिए ऐसे करते हैं, मतलब यहाँ पर आवाज़ को टकराते हैं तब दूर तक जाता है। और वहाँ पे पूरा खुला है तो बहुत ज़ोर से बोलने के बाद भी उसको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि परावर्तन वहाँ पे नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करके बोलते हैं तो यहाँ से आवाज़ टकरा कर तब फिर उसको उसके पास थोड़ा अच्छा से जाता है कि वो सुन पाए। जैसे कि ये जो प्रचार करने वाला आता है, ये आवाज़ देकर इशारा करके बुला लीजिएगा किसी को ज़रूरत हो तो उसमें जो बना रहता है वो ऐसे करके रहता है छोटा, और फिर उसके ऊपर ऐसे करके कवर रहता है, मतलब वो परावर्तन करने के लिए जो आवाज़ दूर तक जाए। अगर ऐसे खोल देगा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे चोंगा जो रहता है ऐसे करके आगे में अब पीछे पतला, अगर खाली मोटा वाला जो मुंह उसका खोल देते हैं तो आवाज़ कैसा लगता है। अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो आवाज़ दूर तक नहीं जाएगा, तो उसको रखते हैं परावर्तन के लिए। परावर्तन मतलब होता है लौटना। तो हम लोग जो सुनते हैं ध्वनि के परावर्तन से सुनते हैं, इसीलिए बिहार में हम लोग को कम सुनाई देता है। अंतरिक्ष पर जाते हैं वहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर कुछ सुनाई देता है, बगल में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। बगल में बम भी फटने के बाद वहाँ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि का परावर्तन होता ही नहीं है। जहाँ पर परावर्तन नहीं होगा, जैसे घर बंद करके चिल्लाएंगे तो ज़्यादा दूर, घर बंद करके गाना बजाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। जैसे ईयरफोन लगा लेते हैं, परावर्तन खूब होता है, टकराता है कान में और खूब अच्छा से सुनाई देता है और खूब मज़ा से सुनते भी हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर टकरा कर लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, मतलब लौटने वाली किरण को, और बीच में जो है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। अब देखिए यहाँ पर है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में इस बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और यहाँ पर जो बनेगा परावर्तन कोण। क्वेश्चन आ गया, फटाक से बताइएगा। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन को कहते हैं। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। आई आर, ये फिर स्नेल का नियम आएगा साइन आई बटे साइन आर, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अभी इसका इंग्लिश नाम है, इंग्लिश नाम को छोड़ दो अभी। तो क्या बोलेंगे? आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप लोग एक बार साथ में बोलिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तन कोण कहाँ बनता है? परावर्तन कोण कहाँ बनता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अभिलंब और सतह के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों कोण जो है बराबर होता है, मतलब आई बराबर आर। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अगर आपतन कोण अगर 10 है तो परावर्तन कोण भी 10 होगा। बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर चला गया? ये कोण का क्या नाम है? आपतन कोण। इसका क्या नाम है? परावर्तन कोण। तो अभिलंब लिख दे एक बार, लिखने का तो मन नहीं करता है, नहीं तो अब तुम लोग नहीं लिखेगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच
अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बनेगा? आपतन कोण। आपतन कोण लिखने में टाइम ज़्यादा पास होता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बीच आपतन कोण मतलब परावर्तन कोण। बोलने में मिस्टेक हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। तो देखते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण। क्लियर है? यहाँ से तो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एंगल, जो एंगल होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और एक मेहमान का आगमन हो चुका है। अकेला ही रे? पानी में थोड़ा सा में परिवर्तन ये है कि कैमरा का एंगल ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हारा सर कटे ना। तो चाय वो बनाया जाए। दीदी तनी चाय बना दे। अरे जाइए ना, आप रह जो 10 दिन। तो ये हो गया आपतित किरण, आने वाली किरण। जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ये बीच में है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। ये बीच में बोलते हैं अभिलंब। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है। अगर आपतन कोण कुछ है तो परावर्तन कोण कुछ हो रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये वाला कोण मतलब आपतन कोण 10 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री होगा। कहने का मतलब यही, ठीक है। इसको छाप लो, छाप लो। एक छोटा सा यहाँ पे इसको मिटाना है, बाद में मिटाएंगे। मान लेते हैं ये यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़। ये आई है, ये आर है, ये आ गया, चला गया, ये सतह हो गया। ये वाला जो है ये पूरे 180 डिग्री। क्लियर है? दो भाग में बांटे, तो ये 90 और इधर भी 90, ठीक है। अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 90 है, अगर ये है 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 50। अगर ये 50 तो ये भी 50। बात समझ में नहीं आया? मान लेते हैं ये टोटल क्या है? ये टोटल 180 डिग्री है, पता है? टोटल कितना? 180 डिग्री। अभिलंब के इधर ये 90, ये 90। मान लेते हैं ये 40 डिग्री है और ये टोटल कितना है? 90। ये 40 डिग्री है। थोड़ा सफाई लेते हैं। ये है 50 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो ये भी 40। बात समझ में आया? मतलब जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण, ठीक है। क्लियर है? आसान ही है। फिर से देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर टकराती है और उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब बीच में होता है अभिलंब। अभिलंब और आप परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है आपतन कोण। क्या बनता है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बनता है वो बनता है परावर्तन कोण, ठीक है। बनता है परावर्तन कोण। क्लियर है? ये दोनों के बीच में जो बनता है वो बनता है परावर्तन कोण। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन है अभिलंब, तो
बता रहे थे हम अभिलंब और आपतित किरण के बीच में परावर्तन कोण। तो जैसे क्वेश्चन है कि सतह और आपतित किरण के बीच, मतलब है ये हो गया सतह, यहाँ इसका मान है 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा। क्वेश्चन है यही कि सतह और आपतित किरण के बीच में 30 डिग्री का कोण है, तो आप परावर्तन कोण क्या होगा, इसका मान बताना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये टोटल कितना हो गया 90, तो 30 ये खा रहा है तो ये कितना खाएगा 60, तो ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो समझ में आ गया सबको, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक आ रहा है ना रे। तो अब इसको मिटाते हैं। अब है परावर्तन के नियम। छोटा सा फोटो ले लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया, फिर से एक बार समझा देंगे हम। आई है, आर है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया सतह, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सतह, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो पहला नियम है ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम यही है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही सतह पर है, मतलब एक ही सतह पर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम, मतलब है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होगा। इसी को बोलते हैं परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया हम लोग का परावर्तन के नियम। और वो एक चीज़ हम बताना चाह रहे थे, अब बताइएगा आप लोग, अगर इसका मान यहाँ पे देखते हैं, इसका मान अगर 50 डिग्री है तो R बराबर मतलब यहाँ पर क्या होगा, वाट। तो यहाँ निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, 50 है ना, 90 में घटाते हैं तो ये निकल जाएगा 40, ये 40 तो ये 40। क्लियर है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। परावर्तन के नियम हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। ये आई हो गया, ये आर हो गया। अगर इसका मान 60 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन वो बताइए, एक क्वेश्चन और देते हैं यहाँ पे। ये हो गया आई, ये हो गया आर। यदि इसका मान 60 डिग्री है तो इसका मान बताना है। जल्दी से दोनों क्वेश्चन बताइए, या इसका भी मान बताइए तो कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। ये हो गया होगा, मतलब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30।
ये 30 हो गया तो सामने भी 30। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं आते हैं इसमें। ये 60 डिग्री तो ये भी 60, अगर ये 60 खा गया 90 में तो ये कितना देगा इसको 30। क्लियर है, ये 40, ये तो ये 40, ये अगर 40 तो ये कितना हो जाएगा 50। क्लियर है, तो ये रहा परावर्तन के चैप्टर। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आप लोग को समझ में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरा काम सिखाना है, न कि फटाफट पढ़ाकर चैप्टर ख़त्म, सिलेबस ख़त्म। जब तक सीखना है, पढ़ाना तो आसान है पर सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम सिखाने का कोशिश करेंगे कि आप लोग सीख जाइए। ऐसा पढ़ना है कि दूसरे को पढ़ा सके। ये क्लास कर लिए मतलब दूसरे को पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए, हमको क्या समझ में आया नहीं आया, बस क्लास कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, पर समझना चाहिए। सप्ताह में एक संडे को रेस्ट कर सकते हैं, 6 दिन मेहनत करेंगे, 1 दिन रेस्ट, वो भी अच्छा है। मैं कभी कभी कॉमेडी देखा करेंगे, कोई अच्छा मूवी देखेंगे जिससे प्रेरणा मिले, जैसे 12th फेल फिल्म है, वो सब देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगी। मोटिवेशनल आदमी से बात कीजिए जिससे आप मोटिवेट होते हैं, उससे बात करें। मम्मी पापा, कोई ऐसा आदमी जिससे आप मोटिवेट होते हैं उससे बात करना चाहिए, अच्छा लगता है, पढ़ने का मन करता है। फेवरेट सॉन्ग सुने, पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना है। एक बार आते हैं शुरू से, प्रकाश से लेकर यहाँ तक एक बार करते हैं छोटा सा रिवीजन। एक बच्चे का कमेंट आया था कि रिवीजन में ही डिवीजन है। बहुत ही परफेक्ट बात है, वही बात सही है। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, कोई मतलब नहीं है। अगर रिवीजन करेंगे तो चाय को साइड रखो, अभी रिवीजन करेंगे तो बहुत ही फायदा है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं शुरू से, उसके बाद करते हैं आज की क्लास ख़त्म। सबसे पहले हम लोग प्रकाश पढ़े थे, प्रकाश के बारे में, फिर प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आप लोग इसका बनाइए, उसके बाद अब क्लास को करते हैं बंद। इसका मान बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, थीटा बराबर 40 डिग्री, तो इमेज की संख्या बताना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, चंदा मामा जो है मून प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पर अगर वस्तु है, कोई वस्तु है यहाँ पे, क्या लिख दे, चलो फोटो बनाते हैं। ये अगर 20 मीटर है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और एक क्वेश्चन है, क्या दे दे, और एक थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो इमेज की संख्या। 5 क्वेश्चन होमवर्क है, बनाकर कमेंट बॉक्स में इसको सेंड करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्या रे चुनमुन, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।